जब आप जेईई की तैयारी कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप सही कर रहे होते हो, और बहुत सारी चीज़ें या काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप गलत कर रहे होते हो। उन सारी चीज़ों को हम हो सकता है इस वीडियो में कवर ना कर पाएँ, लेकिन उनमें से जो टॉप 5 मिस्टेक्स हैं जो कि एक जेईई एस्पिरेंट कर सकता है अपनी क्लास 12th में, वो हम देखते हैं। या फिर ये गलती वो ड्रॉपर्स ईयर में भी कर सकता है, तो मैं उन्हें काउंटडाउन की तरह कवर करूँगा। लास्ट में टॉप 1 मिस्टेक जो है वो आएगी। तो शुरू करते हैं। टॉप 5 में से नंबर 5, क्लास 12th में आप स्लो काम करते हो, बहुत स्लो काम करते हो। ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों? इसे हम देखते हैं कि हमारे पास क्लास 11th में कितना टाइम होता है। 12 मंथ्स होते हैं रफली। और क्लास 12th में हमारे पास कितना टाइम होता है? 8 मंथ्स होते हैं रफली। एग्ज़ाम की डेट्स अगर हम जनवरी के आसपास माने तो। और क्योंकि हमें लास्ट मंथ में रिवीजन और पेपर सॉल्व करना, ये सब करना होता है, तो ले देकर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने बचेंगे। तो टाइम का जो रेशियो यहाँ पे आपके पास वो क्या है? 3:2, राइट। और जितना सिलेबस होता है क्लास 11th में और क्लास 12th में, वो होता है 2:3 का, यानी कि 40% 60%। और एग्ज़ाम में जो वेटेजेस हैं वो भी रफली इतने होते हैं। तो जो टाइम का रेशियो है वो है 3:2, और जो वर्क का रेशियो है वो है 2:3। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे कि आपको कितनी स्पीड से करना पड़ेगा 12th क्लास में, तो निकल के आएगा कि आपको 9/4 यानी कि 2.25 टाइम्स स्पीड से करना होगा क्लास 12th में, तो ही आप कर पाओगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनका क्लास 11th में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्लास 12th में सिलेबस उनका कंप्लीट होगा, इसके भी चांसेस नहीं है। इवन इफ़ दे वर्क 2.25 टाइम्स 2.25 टाइम्स फास्टर, ठीक है, तब भी उनका नहीं होगा। तो यानी कि अगर आपका 11th का सिलेबस 80% कवर हुआ है, तो रफली आपको 2.75 से लेकर 3 टाइम्स स्पीड में करना पड़ेगा, तब होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी स्पीड 2 to 3 टाइम्स बढ़ानी है। 2 to 3 टाइम्स स्पीड बढ़ानी है, ध्यान रखना। और उसके कंपैरिजन में अगर आप सेम स्पीड से चलते हो जिससे आप 11th में चल रहे थे, यू आर स्लो। ओके, यू आर स्लो, यू आर लैगिंग बिहाइंड। मिस्टेक नंबर 4, दे डोंट रिवाइज। क्लास 12th में जो स्टूडेंट्स हैं वो रिवाइज़ नहीं करते। वो सोचते हैं कि क्लास 11th और 12th दोनों जब कवर कर लेंगे उसके बाद रिवाइज़ करेंगे। तो पहली बात तो ये कि कवर होती नहीं है, अक्सर लोगों का सिलेबस छूट जाता है। और क्योंकि उन्होंने अपने रिवीजन को अपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रखा था प्रायोरिटी पे, तो क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, रिवीजन भी शुरू नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको रिवीजन अभी से शुरू कर देना है। आपको क्लास 11th का रिवीजन भी अभी से शुरू कर देना है, क्लास 12th हो जाने के बाद नहीं। तब बाद में आप चाहो तो दोबारा कर सकते हो, बट क्लास 12th जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, क्लास 11th की चीज़ आपको रिवाइज़ करनी है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है क्लास 11th में, वो आपको रिवाइज़ करना अभी से शुरू कर देना है। और जो भी आप क्लास 12th में पढ़ते जा रहे हो, उसका रिवीजन भी कंटिन्यूस रखना है। क्योंकि ध्यान रखना, रिवीजन जब भी हम बोलते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि रिवीजन का मतलब है कि हमने कुछ पढ़ा, हम भूल गए, अब हम उसको दोबारा याद कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं दोबारा याद करना। रिवीजन का जो ट्रू मतलब होता है वो ये होता है कि आपने किसी चीज़ को भूलने ही नहीं दिया, तभी रिवीजन किसी काम का है। तो ये जो आप करते हो ये रिवीजन नहीं है, ये होता है पढ़ के भूलना और भूल के फिर पढ़ना और फिर कभी भूल जाना एग्ज़ाम से पहले। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो रिवीजन कंटिन्यूसली करना है, कंटिन्यूसली। अब इन केस आपका क्लास 11th का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये क्लास 12th में आपके लिए एक बहुत बड़ा बैकलॉग है, राइट। तो पहले आपको क्या करना है? बैकलॉग क्लियर करना है, राइट। अभी क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है, लास्ट पे नहीं छोड़ना है। अभी करोगे तो ही हो पाएगा, लास्ट के लिए छोड़ोगे कभी नहीं हो पाएगा। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसा करते हैं। मैं बहुत स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि जिन्होंने ऐसा किया और लास्ट में नहीं हो पाया, नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता, राइट। तो अभी से करना है। तो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो बैकलॉग क्लियर करना है, फिर रिवीजन करना है, राइट। डबल काम है आपके पास।
और फिर भी आपको इंटू 3 से ज़्यादा स्पीड में चलना पड़ेगा। तो ये एक मिस्टेक थी। मिस्टेक नंबर 3, they don't realize the importance of improving their methods of problem solving and paper solving। मतलब ये कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि कितना इम्पॉर्टेंट है अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड्स को इम्प्रूव करना, तरीक़ों को इम्प्रूव करना, जो सोचना होता है, जो एल्गोरिथमिक थिंकिंग होती है, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, इन सब के बारे में तो आप कभी सोचते ही नहीं हो। जबकि ये जो लॉजिकल, क्रिटिकल, एनालिटिकल थिंकिंग है ना, जो एल्गोरिथमिक थिंकिंग है, इस तरह के जो थिंकिंग माइंडसेट्स हैं, ये ही किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। आप जो क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। आपने अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते उनको सॉल्व करने के तरीके सीखे, अपने तरीके इम्प्रूव करें, वो तरीके आपके एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो क्वेश्चन एज इट इज़ कभी नहीं आएंगे, राइट। तो जो तरीके हैं, कितने तरीके आपने सीखे। और पेपर सॉल्विंग ही करनी है आपको एग्ज़ाम में। जेईई इज़ ऑल अबाउट पेपर सॉल्विंग, एवरी एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट पेपर सॉल्विंग। स्पेशली जेईई के अंदर पेपर सॉल्विंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जो है वो कट थ्रोट है। और जो भी आप पढ़ रहे हो घर पे और प्रैक्टिस कर रहे हो, घर पे क्वेश्चन हो जाते हैं, एग्ज़ाम में नहीं होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम इस तरह से बिल्ट है। एग्ज़ाम आपको फ़िल्टर करने के लिए है कि आप कितने एलिजिबल हो। उतना ही आपको बढ़िया कॉलेज मिलना चाहिए, उतने ही आप डिज़र्विंग माने जाओगे, राइट। तो जितना अच्छा आप स्कोर करते हो उतने आप डिज़र्विंग माने जाओगे। तो पेपर इस तरह से सेट है कि कितने आप डिज़र्विंग हो, वो ये फ़िल्टर कर लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि कंपटीशन कितना कट थ्रोट है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। अगर कंपटीशन इतना नहीं होता, जो कि नहीं था 5-6 साल पहले इतना, राइट, तब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से और रिवीजन से मे बी रैंक आ जाती है एक ढंग की, आपको आईआईटी मिल जाता। बट इस साल तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। 2022 इनफैक्ट 1, 2, 3 आगे कभी भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा जब तक आपने ये सारी चीज़ें नहीं कर रखी, राइट, इंक्लूडिंग पेपर सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमेशा इस बारे में होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। और ये चीज़ ऐसी होती है जो कि आपको अलग से सीखनी होती है, राइट। लेकिन हमारी कोचिंग में तो ऐसे सिखाते नहीं हैं, ये तो करते नहीं है, वो तो करते नहीं हैं, वो नहीं सिखाते हैं। इस वजह से जो रैंक्स हैं वो इस तरह की आती हैं, आप देख लो। और जितने भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, वो हमेशा 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 प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत फोकस करवाते हैं, हमेशा। बिकॉज सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय एन एस्पिरेंट, है ना। ये है जो कि एक क्वेश्चन पेपर डिमांड करता है, राइट। तो वो स्किल्स आपने कितनी बढ़ाई उस पर डिपेंड करता है, ऑलराइट। इसलिए हमारा एक प्रोग्राम भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम, है ना, जो कि एक्सक्लूसिवली इसी के लिए डेडिकेटेड है कि कैसे आप अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बहुत लोग करना सिखा देंगे, राइट, बट उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, या उसके जैसे किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर देना है, या फिर किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करना चाहिए, ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है, ऑलराइट। आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ईगोइस्टिक हो जाते हैं। ईगो का यहाँ पे क्या मतलब है और ईगोइस्टिक का क्या मतलब है? ईगो का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। ईगो का मतलब प्राइड नहीं होता, ठीक है। ईगो का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। और ईगोइस्टिक मतलब वो जो कि बदलना नहीं चाह रहा है या वो बदल नहीं रहा है। क्यों बदलना इंपॉर्टेंट है? लर्निंग सिर्फ तभी होती है जब आप बदलते हो। सपोज़ कोई काम आप कर रहे थे, सपोज़ तब आप वो कर रहे थे जब आपने जस्ट जेईई प्रिपरेशन शुरू करी थी। 1 साल बाद भी आप चीज़ों को सेम तरह से कर रहे हो, आपने इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या? रेजिस्टेंस टू चेंज है कि आप अपने तरीक़ों को बदलना नहीं चाहते, आप अपने माइंडसेट को बदलना नहीं चाहते, आप इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे हो, राइट। तो ध्यान रखना, जो बदलना नहीं चाहता वो इम्प्रूव भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पहले बदलाव होता है, फिर तय होता है कि आप इम्प्रूव होगे या फिर नीचे जाओगे, राइट। तो अगर आपको इम्प्रूव होना है तो आपके अंदर विलिंगनेस टू चेंज होनी चाहिए, ठीक है, कि यू हैव टू चेंज। अगर आप सेम चीज़ें करते आओगे तो सेम चीज़ें होंगी आपके साथ, समझ रहे हो ना। तो जैसे 11th बीती वैसे ही 12th बीतने वाला है। इसके बारे में कुछ आइडियाज़ मत बना के चलना कि
हम इस बार भी करेंगे, दम से करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत और लगन से हो जाएगा, मेहनत और लगन से हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन रैंक लाने के लिए आपको एक सर्टेन गाइडेंस की ज़रूरत है और एक सर्टेन डायरेक्शन की ज़रूरत है कि इस डायरेक्शन में ही आपको वर्क करना है तो ही रैंक आएगी। मेरे इस एक सवाल का जवाब दो, क्या आपको लगता है कि किसी भी डायरेक्शन में वर्क करने से, किसी भी डायरेक्शन में बहुत मेहनत करने से रिजल्ट आ जाएगा, या फिर कुछ सर्टेन डायरेक्शन में मेहनत करने से रिजल्ट आएगा? आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, ठीक है, ए टू बी। क्या आप किसी भी डायरेक्शन में वॉक करोगे तो पहुंच जाओगे? नहीं, आपको एक सर्टेन डायरेक्शन चाहिए। और इस बात को एक्नॉलेज करो, इस बात को रिकॉग्नाइज करो कि आप भटक जाते हो, तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए सर्टेन गाइडेंस की ज़रूरत है, राइट। एक डायरेक्शन में वॉक करते रहने के लिए सर्टेन गाइडेंस की ज़रूरत है। लेकिन जो ईगोइस्टिक स्टूडेंट्स हैं, ईगोइस्टिक स्टूडेंट्स, अपने आप में जो शब्द है, ऐसा लग रहा है कि ये तो अपने आप में एक फॉलिसी है। क्यों? क्योंकि ईगोइस्टिक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ईगोइस्टिक अगर है तो वो स्टूडेंट नहीं है, वो कुछ और ही है फिर। तो जो भी ऐसे लोग होते हैं सो कॉल्ड ईगोइस्टिक स्टूडेंट्स, वो कभी भी बदलना नहीं चाहते अपने तरीके। वो चाहते हैं कि वो सेम चीज़ें करते रहें लेकिन रिजल्ट उनका इम्प्रूव हो जाए। मतलब ये है कि आप डिज़र्विंग नहीं हो लेकिन आप डिमांड कर रहे हो। मतलब आप डिज़र्विंग नहीं बनना चाह रहे लेकिन आप रिजल्ट्स को डिमांड कर रहे हो। दिस विल नॉट वर्क। ध्यान रखना, दिस विल नॉट वर्क, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन एनी वे। तो वो जो ईगोइस्टिक स्टूडेंट्स हैं, अगर उनसे बोलो गाइडेंस, तो वो कभी एक मेंटर नहीं चाहते, वो कभी गाइडेंस नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो जो कर रहे हैं वही करते रहें और उससे उनका रिजल्ट इंप्रूव हो जाए। सिंपली ये एक ड्रीम है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। जब हम कहते हैं एक मेंटर, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता। आपको आता है, तभी आप एक मेंटर को डिज़र्व करते हो। जो इंसान मेहनती होता है सिर्फ वो ही एक मेंटर को डिज़र्व करता है, क्योंकि मेंटर देगा उसको डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड उसको खुद लेके आनी है, राइट। तो अगर वो नेसेसरी मैग्नीट्यूड लेके आ सकता है तो उसको डायरेक्शन देने का मतलब है। और जो स्टूडेंट 2 घंटे ही पढ़ रहा है पूरे दिन में, उसे क्या डायरेक्शन दोगे? उसको तो जिस डायरेक्शन में फेंको वो पहुंच ही नहीं पाएगा पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से, है ना। ये पॉइंट है। तो मेंटर उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं मैं मेहनत तो करता रहा हूँ, मुझे मेंटर की क्या ज़रूरत है? नहीं, मेहनत को एक सही डायरेक्शन में करवाने के लिए एक मेंटर की ज़रूरत होती है। ऑलराइट भैया, क्या आपके पास मेंटर था? नहीं था, नहीं था। होता तो इससे बहुत बेटर रैंक आ पाती मेरी, ठीक है। बट मुझे उस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। बट डेफिनेटली अगर मैं अपने आप को अपनी प्रीवियस स्टेज पे पुट करके देखूं, डेफिनेटली मैं एक मेंटर का सपोर्ट लेता, क्योंकि मैं आज भी ऐसा करता हूं। आज भी मुझे जो चीज़ें सीखनी होती हैं मैं मेंटर का सपोर्ट लेता हूं। और ध्यान रखना, अच्छे मेंटर्स इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि इसके लिए टैलेंट चाहिए होता है, इसके लिए नॉलेज चाहिए होती है, और वो नॉलेज याद रहनी चाहिए, है ना। इसके लिए एक सर्टेन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कोई, किसी ने अगर मेंटरिंग नहीं करी, है ना, कोई नया नया आया तो वो नहीं कर पाएगा, उसे खुद गाइडेंस की ज़रूरत है ना। वो मेंटर नहीं बन पाएगा। जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाता वो मेंटर नहीं बन पाएगा। जो उनकी एज ग्रुप से रिलेट नहीं कर पाता वो एक अच्छा मेंटर नहीं बन पाएगा। एक अच्छे मेंटर होने के लिए बहुत सारे प्रीरिक्विसाइट्स चाहिए होते हैं, राइट। इसलिए अच्छा मेंटर मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होती है अगर कोई है तो, राइट। मैं खुद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड नहीं कर पाता, है ना। इसलिए उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम्स बनते हैं, राइट। और उन लोगों के लिए, उनके लिए गाइडेंस वीडियोस होती हैं, उनको जस्ट एक टेस्ट देने के लिए कि डायरेक्शन में वर्क करना होता क्या है, ताकि वो जस्ट एक सर्टेन डायरेक्शन में वर्क करके देखें अपनी मैग्नीट्यूड से, और ये एक्सपीरियंस कर पाएँ कि कैसे उनके रिजल्ट्स में बदलाव आ रहा है, राइट, कैसे वो इम्प्रूव हो रहे हैं। क्योंकि जब तक आप रिजल्ट का एक टेस्ट नहीं ले लेते तब तक आप किसी चीज़ के अंदर एक्चुअली वॉक नहीं कर सकते, राइट। फुल फ्लेज तरह से आप वॉक नहीं कर पाओगे जब तक आप सर्टेन रिजल्ट्स का टेस्ट नहीं लेते। लेकिन जो ईगोइस्टिक स्टूडेंट्स हैं, जब भी मैं बोल रहा हूँ ये शब्द ईगोइस्टिक स्टूडेंट्स, बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोई ईगोइस्टिक है तो वो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट है तो डेफिनेटली वो ईगोइस्टिक नहीं है। जो इंसान सीखने को विलिंग होता है उसी को तो स्टूडेंट कहते हैं, राइट। अब मिस्टेक नंबर 1, दे डू द सेम थिंग्स। इसको हम
पहली 4 मिस्टेक्स में भी थोड़ा थोड़ा कवर कर चुके हैं, बट एक्चुअली देखते हैं ये क्या है। डूइंग द सेम थिंग्स का मतलब क्या होता है? जब आप सेम चीज़ें कर रहे हो, कहने का मतलब ये है कि सेम चीज़ें या सेम तरह से कर रहे हो, राइट? या तो आप अपनी बुक्स नहीं बदल रहे अगर वो बुक्स वर्क नहीं कर रही, है ना? आप अपनी जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो नहीं बदल रहे अगर वो वर्क नहीं कर रहे। जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही अगर आप उनको चेंज नहीं करते, और जो चीज़ें वर्क कर रही हैं अगर आप उनको एनहांस नहीं करते, तो फिर इसका मतलब है कि आप सेम चीज़ें ही करे जा रहे हो। लेकिन समय के साथ साथ हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने, एटलीस्ट 6 महीने में आपको बदलाव लेके आना चाहिए, मेजर बदलाव लेके आने चाहिए आपको, राइट? तो ये बदलाव कैसे हैं, इसे देखते हैं। पहले तो इस प्रिंसिपल को हम बहुत स्ट्रॉन्ग अपने मन में बसा लें कि हमें जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे करते नहीं रहना है। वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे कुछ भी बदलो अपने अंदर। जो चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं उन्हें एनहांस करो, उन्हें ऐड करो, उन्हें मल्टीप्लाई करो। और जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करो, उन्हें डिवाइड करो, उन्हें हटाओ, रिमूव करो। ये काम आपको कॉन्स्टेंटली करते रहना होता है। जैसे कि एक गार्डनर एक गार्डन का ख्याल रखता है, नेसेसरी चीज़ें वो ऐड करता है और वो वीडिंग भी करता है, यानी कि जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं वो हटाता भी है। अगर आपने नेसेसरी चीज़ें ऐड नहीं करी और अननेसेसरी चीज़ें हटाई नहीं, तो फिर इसका मतलब आप अपनी प्रिपरेशन में इम्प्रूव नहीं कर रहे। आप एक कांस्टेंट ग्राफ की तरह चल रहे हो। आप एक कांस्टेंट ग्राफ की तरह चलोगे तो सेम चीज़ें होती जाएंगी आपके साथ। ध्यान रखना, जैसा जैसा हम करते हैं ना वैसा वैसा ही होता है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ जस्ट सिलेबस पे और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करता है और उसका सिलेबस ऐसी 50-60% ऐसे कंप्लीटेड रहता है, उसका 80 परसेंटाइल से कम आता है। 80 to 90 परसेंटाइल उन स्टूडेंट्स का आता है जो अपने सिलेबस और बेसिक क्वेश्चंस को एटलीस्ट 70% प्लस तक कर लेते हैं। जो अपने सिलेबस को रफली 100% या 90% कर लेते हैं और साथ में रिवाइज भी करते हैं, उनका परसेंटाइल रफली 90 to 95 परसेंटाइल के बीच आता है। जो इन सब चीज़ों के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझने की क्वालिटी को बढ़ाने पे फोकस करते हैं, उनका 95 to 98 परसेंटाइल के बीच आता है। अगर इसके साथ वो एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं तो उनका 98 to 99.2 परसेंटाइल के बीच आता है। अगर इसके साथ वो पेपर सॉल्विंग भी करें और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, है ना, यानी क्या, सिलेबस कंप्लीशन प्लस बेसिक क्वेश्चन प्लस गुड क्वेश्चंस प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स प्लस एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस पेपर सॉल्विंग प्लस मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन, अगर वो ये सब करते हैं तो उनका परसेंटाइल 99.2 से 99.8 परसेंटाइल के बीच आता है। और जो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं एक लंबे समय से, या कहें कि शुरू से ही ये कर रहे होते हैं, या एटलीस्ट 11th के बाद यानी कि 12th की शुरुआत से ये कर रहे होते हैं, या फिर ड्रॉप ईयर की शुरुआत से ये सब कर रहे होते हैं, उनका 99.8 परसेंटाइल से ज़्यादा आ सकता है। तो यहाँ पे क्लियर चीज़ देखो, ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस के लिए नहीं बने, आप कम काम कर रहे हो इस वजह से कम रिजल्ट आ रहा है। क्या आपने ये सारी फैक्टर्स को इंश्योर किया? क्या आपने ये सारी चीज़ें करी? अगर आपने करी तो रिज़ल्ट फॉर श्योर आएगा। ये अपनी रैंक सिक्योर करने का सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव और कॉन्क्रीट तरीका है कि आप सारे फैक्टर्स को इंश्योर कर रहे हो कि यू आर मेकिंग श्योर दैट यू डू ऑल दीज थिंग्स। इफ़ यू कैन मेक श्योर दैट यू डू ऑल दीज थिंग्स, कैसे रिजल्ट नहीं आएगा? मैंने एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जिसने सारी चीज़ें करी हों और उसका परसेंटाइल इस तरह इस ऑर्डर में ना आया हो जिस ऑर्डर मैंने बताया आपको। तो ये थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट से पर्सनली बात करने के बाद, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years डेटा कलेक्ट करने के बाद, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट से, टॉपर से बात करने के बाद, उन्हें मेंटर करने के बाद, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जिनकी परसेंटाइल 50 परसेंटाइल 60 परसेंटाइल थी शुरू में और वो बढ़ाई, राइट, उन्होंने और हमने मिलके
ये सब करने के बाद जो एक्सपीरियंसेस का कलेक्टिव रिजल्ट है वो ये आपके सामने है कि कोई ये चीज़ें करता है तो इतनी इतनी रैंक उसकी रफली इंश्योर होती है, इतना इतना स्कोर वो करेगा रफली, राइट। तो इसको देखो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, आपके लिए पॉसिबल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपके लिए पॉसिबल है। जस्ट आपको ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करोगे तो नहीं होगा, कर लोगे तो हो जाएगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। बट दिक्कत ये है, जो ईगोइस्टिक लोग हैं वो समझेंगे नहीं अभी भी, वो बोलेंगे कि नहीं हम अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और हमारा हो जाएगा, क्योंकि क्लास में जो हमारा जो टॉपर है वो भी यही कर रहा है। वो तुम्हें डेफिनेटली बताएगा कि वो यही कर रहा है ना। ये मत भूल जाओ कि तुम स्टूडेंट्स हो, इसका मतलब ये नहीं अरे तुम 16-17 साल के लोग हो यार, तुम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना सीख चुके हो अभी तक। तुम पूरी स्कूलिंग अटेंड कर चुके हो ना। स्कूल में नहीं देखा कैसे एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे जलन होती है, कैसे क्या होता है, कैसे इनसिक्योरिटी होती है। टॉपर सबसे ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, वो तुम्हें सबसे गलत इन्फॉर्मेशन देंगे ऑलवेज। रिजल्ट आने के बाद हो सकता है सही इन्फॉर्मेशन दे, मे बी दैट इज स्टिल सब्जेक्ट टू मैनी मैनी थिंग्स, राइट। तो एक जो मेंटर है, लेकिन वो सिर्फ टॉपर नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। एक मेंटर आपको सब कुछ बताता है, ट्रुथफुली बताता है, एक कॉइन के दोनों साइड्स दिखाता है, राइट। और आपको सारी गलतियां बताता है आपकी, और उन गलतियों को कैसे कवर अप करना है, या हम बोलें कि उन गलतियों को कैसे हटा देना है ना। या उन गलतियों का, जो पास्ट की गलतियां हैं, उनका इफ़ेक्ट आप पे आज ना पड़ सके और आप फर्दर गलतियां कंटिन्यू ना करो करना, या नई गलतियां ना करो, है ना। अगर आप रियलाइज़ नहीं करोगे अपनी मिस्टेक्स, तो बेसिकली होगा क्या कि डेली बेसिस पे सेम गड्ढों में आप गिरोगे जिनमें आप कल गिरे थे। क्या ये करना बहुत स्मार्ट लग रहा है आपको दूर से देखने से? देखिए, क्या सेम गलतियां करना रोज़ रोज़, क्या ये आपको स्मार्ट लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो ये अटरली स्टूपिड लग रहा है ना। तो दैट्स वाई वी हैव टू चेंज द कॉन्टेंट्स ऑफ आर प्रिपरेशन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर प्रिपरेशन। आपको जो मटेरियल्स हैं उन्हें भी इम्प्रूव करना है, जिन मटेरियल से आप पढ़ रहे हो, और जिन तरीक़ों से आप पढ़ रहे हो उन्हें भी इम्प्रूव करना है। ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको इम्प्रूव करनी है। अगर आप इनको इम्प्रूव करते हो, रिज़ल्ट इस टेबल के अकॉर्डिंग आपका आने वाला है। और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की चीज़ें की होंगी, वो कमेंट्स में लिख के बताएं कि उनका परसेंटाइल इस रेंज में आया कि नहीं आया। ऑलराइट, 99% चांस है कि उनका परसेंटाइल इसी रेंज में कुछ आया होगा। इक्का दुक्का एक्सेप्शन होते रहते हैं, जैसे मैं खुद अपनी प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर पाया था, लेकिन मेरा 99.8 परसेंटाइल से ज़्यादा आया, ठीक है। बट मैं सबके लिए ये नहीं कहता, बिकॉज एक इंडिविजुअल ने क्या कर लिया वो आपको सच नहीं बताता। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको सच्चाई की तरफ ले जा सकते हैं, राइट। तो मेरा खुद इस टेबल के हिसाब से नहीं आया, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो गया यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी कुछ नहीं करो, मतलब कुछ नहीं करो, ऐसा तो नहीं मैंने कुछ नहीं किया, बट ये सारी चीज़ें नहीं कर पाया मैं जिस तरह से करनी चाहिए थी। लेकिन आप अगर इसको मानोगे, ठीक है, इस तरह से कि भैया ने तो नहीं करी, तो आप कुछ नहीं करोगे और रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करोगे, और उससे कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि जैसा मेरे टाइम कंपटीशन था, एवरी ईयर कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग, एवरी ईयर। यू माइट नॉट सी इट। पेपर का लेवल हो सकता है आसान हो रहा हो, मुश्किल हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंपटीशन जो है वो और कट थ्रोट होता जा रहा है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने डिज़ायर्ड कॉलेजेस में एंटर करो, डेफिनेटली आपको इस तरह से वर्क करना होगा, ऑलराइट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप डिसएग्री नहीं कर सकते, बिकॉज ये ट्रुथ है। क्यों ये ट्रुथ है? जितनी आप मेहनत करोगे और जितनी तरीके से मेहनत करोगे, उस हिसाब का आपको रिजल्ट मिलेगा। दैट इज़ जस्टिस। और जो एग्ज़ाम है, हाँ वो जस्ट है, ठीक है, जस्ट है। जितना आप करोगे उतना आपको मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है। और जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे परसेंटाइल्स की, तो जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ 98 परसेंटाइल प्लस की, 95 परसेंटाइल प्लस की, तो सिर्फ मैं जेई मेन की बात नहीं कर रहा, मैं एडवांस की बात करने लग गया यहाँ पे, ठीक है। जब मैं 95 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल के ऊपर बात कर रहा हूँ, तब मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, और उससे पहले मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जेई मेन में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हो, तब भी आपको बेकार रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो कि पेपर कई बार आसान आ जाता है और बेकार सा आ जाता है, जिसमें बाकी लोग जिनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है वो भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। बट ऐसा कभी कभी होता है ना, ऑलवेज नहीं, ओके। और वैसे भी जो 98 परसेंटाइल प्लस है, उन्हें क्या मतलब है मेन से? उन्हें तो एडवांस ही टारगेट करना है, राइट।
तो इस हिसाब से ये टेबल है। ध्यान रखना यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना 99.2 एंड 99.8 ये भी बहुत ध्यान में रख के लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक रेंज ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन ये रेंज भी बड़ी स्पेसिफिक है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के डेटा को पर्सनली कलेक्ट करके ये टेबल बनी है आपके सामने। बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, ट्रुथ दिखा देती है आपको जेई मेन का, है ना, या पूरी जेई प्रिपरेशन का, जेई मेन प्लस एडवांस दोनों का। ऑलराइट, तो ये 5 मिस्टेक्स हैं। क्या आप अभी भी इन 5 मिस्टेक्स को कंटिन्यू करना चाहते हो? मैं अगर आपकी जगह होता तो डेफिनेटली मैं फ्रॉम डे 1, जिस मोमेंट मैंने ये मिस्टेक्स जान ली, मैं उन्हें सही करने में पूरा अपना एफर्ट लगा देता। ऑलराइट, तो होप है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। ऑल द बेस्ट।